उन्होंने कहा था मेकिंग इंडिया करेंगे, ये तो पूरा फेकिंग इंडिया कर दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब किससे बचानी बेटी, वो तो आप सब जान गए किससे बचानी है। 1 लाख दो, कहा और मांगो, कहा 2 लाख दो, नहीं सुबह से शाम तक करोड़ों खरबों में चले गए। वादा सब कुछ करूंगा, काम एक भी नहीं करूंगा, वही ये सरकार है। बाकी बेरोजगारी का आलम आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, आप युवा होने के नाते किस नज़र से देख रही हैं बढ़ते हुए भारत को? लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, जो नए जनरेशन है वो जो सड़कों पे उतर रही है, उनके पास रोजगार नहीं है। और मोदी जी का बोलने के मुताबिक कि उन लोगों में, न्यू जनरेशन में जोश दिलाया गया था कि मोदी सरकार आएंगी तो यानी अच्छे दिन आएंगे, युवा को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा। आज हमारे इधर की अगर 2 करोड़ रोजगार वो कहाँ है? और जो रोजगार थे, जो कंपनियां चलती थी, BSNL, ये दुनिया भर की जो कंपनियां थी, उसको प्राइवेटाइजेशन करके आधे से ज़्यादा को तो ख़त्म कर दिया गया नोटबंदी करके। लेकिन ये डिजिटल इंडिया की तरफ भी तो देश जा रहा है। अगर कहा जाए तो जियो जब से आ गया है तब से कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि इंटरनेट कोने कोने तक। बताइए जियो किसका है? अंबानी का। तो अंबानी का जो दूत बोलते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जियो का इस्तेमाल किया, BSNL का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया गया? उसकी फाइल क्यों दबाई गई जब जियो को आगे बढ़ाना था? ये तो अंदर की बात है, थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है, मुझे इतना डिटेल में अभी नहीं मालूम। लेकिन जब 3G के लिए अप्लाई उन्होंने भी किया था तो BSNL की फाइल को रोक दी गई थी और जियो की और बाकी चीज़ों की आगे, बाकी जो कंपनीज थी उनकी आगे की गई। क्यों नहीं BSNL को आगे किया? क्योंकि वो गवर्नमेंट का था, उसको निजीकरण करना था, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने जियो को आगे बढ़ाया। वो किसको उसको उससे किसको फ़ायदा हुआ ये बताइए? हमारे देश को फ़ायदा हुआ या अंबानी को फ़ायदा हुआ? देश को ही फ़ायदा हुआ, युवाओं को बता रही है सरकार की फ़ायदा हुआ कहीं ना कहीं इसको लेके। तो बताइए, देखिए जो जियो से फ़ायदा किस, पहले तो उन्होंने फ्री में बांटा, आज उसकी रेट बताइए कितने बढ़ा के दे रहे हैं। लेकिन इंटरनेट भी तो कह रहे हैं ना कि समय की ज़रूरत है। हाँ, तो समय की ज़रूरत सिर्फ मोदी जी को है, बाकी लोग तो बेचारे रास्ते में उतरे हुए हैं ना, उनको तो कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सबकी धंधे पानी बंद करवा दिए। जो देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते थे, आज सब प्राइवेट सेक्टर में चले गया है। जो एग्ज़ाम देने से एक तो माइंड भी ब्रिलियंट होता था, पढ़ने से उनको नॉलेज मिलता था। तो प्राइवेट सेक्टर में जाने की वजह से बच्चों को पता है कि भैया अभी हमको प्राइवेट में ही करना है, तो सिर्फ कंप्यूटर में ही वो कर ले, और जो चीज़ें, हर चीज़ डिटेल तो कंप्यूटर में मिल ही जाती है, सब सेव रहता है। एक कैलकुलेटर लो, सीधा पहले माइंड का इस्तेमाल करते थे, आज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते, वही कर रहे हैं। लेकिन माइंड ग्रोथ, उनकी जो नॉलेज जो रहता था, जो हमारा देश नॉलेज के लिए दुनिया में फेमस था कि सबसे ब्रिलियंट माइंड के लोग हमारे देश में पैदा होते हैं। लेकिन देखा गया और नासा से लेके हर जगह हमारे देश के लोग साइंटिस्ट है, ये तो चला रहे हैं ताकि अच्छा पैकेज मिल सके लोगों को। तो पैकेज कहाँ है? आप बताइए, पैकेज कहाँ है हमारे? बड़ी से चाइना से कंपनीज आ रही हैं। हाँ, चाइना से मतलब देखिए, अभी स्टैचू बना, उसके बाद कंटिन्यू चाइना से जो फैक्ट्री थी वो इंडिया में अब स्टेबल हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ बाकी नहीं है क्या? टैलेंट नहीं बाकी है? इंडिया के टैलेंट दूसरे यूज कर रहे हैं और चाइना से हमारे को खरीदना पड़ रही है। तो हमारे देश के लिए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए शर्मनाक बात है कि हमारे देश में उन्होंने कहा था मेकिंग इंडिया करेंगे, ये तो पूरा फेकिंग इंडिया कर दिए। नहीं मैम, करके दिखाया ना मेक इन इंडिया। अडानी को आज मैम, कल इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ा मैंने, अडानी ने बीट्स किया है जेफ बेजोस को, और बाकी एलन मस्क को भी बीट्स कर दिया मैम पैसे में। इस पे तो इंडिया बढ़ा है ना। हाँ, तो वो सिर्फ अंबानी तो अडानी अंबानी बढ़ रहे ना, बाकी तो कौन बढ़ रहा है ये बताइए? बाकी किसका नाम है? पहले देखिए समाचार सुनते थे ना, तो हर नेताओं के नाम आते थे। आज मोदी, अमित शाह और उसके सिवा कोई दूसरे नाम नहीं आते आगे। लेकिन इंटरेस्टिंग तो होती है ना डिबेट, आजकल लगातार 1 घंटे तक देखता है इंसान। ये भी तो समझिए, मजा भी तो आती है आजकल लोगों को। देखिए, मजा लेना अलग बात है, डिबेट होती है, मजा लेना अलग बात है, और सजा भुगत रहे हैं, ये सब दिख रहा है लोगों को। मजा तो हम तो थोड़े देर का एंटरटेनमेंट करने के लिए, मजा तो हर चीज में, वो तो बना ही हुआ था पहले से, समाचार का बना हुआ था कि भैया देश ने उसकी। मैम, आप कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? मैं 3 महीने से आ रही हूँ, बेरोजगारी पे हुई रेगुलर, यानी मैं जाती हूँ फिर वापस आती हूँ। आप दिल्ली में ही रहते हैं फिलहाल? अभी तो दिल्ली में हूँ, दक्षिणपुरी में। अच्छा, तो क्यों खिंचे चले आते हैं? भाई, मुझे इन लोगों के सपोर्ट के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए कि अगर एक एक देश का वासी जुड़ता है तो मजबूती बढ़ती है। अच्छा,
आपको ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि एक लकड़ी हमने तो सुना है ना, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता, अगर देश की पूरी लकड़ी मिल जाए तो गट्ठे को कौन तोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी कोई स्टूडेंट है, किसी की तैयारी कर रहे हैं आप? जी नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर हैं आप? जी। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है आपको कि किसान इतने कम क्यों हो गए? अभी तो वो खेती का समय है, वो भी तो जरूरी है, नहीं तो हमारा देश तो जो खाने का जो उन्होंने तो टारगेट ही करके रखा है कि हमारे देश को बर्बाद करना है, तो वो भी जरूरी है कि ना, अनाज की जरूरत तो सभी पूरे देश को है, एक के वजह से पूरों को तो भूखा नहीं मारा जा सकता ना। आप एक महिला है, सोशल वर्कर भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नारा सक्षम हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सक्षम तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बेटी को पढ़ाने बोले, पहले पढ़ाने के नाम से बाहर निकाला, और उसके बाद उसके जब बाहर निकली तो उसके साथ गलत हरकतें होने शुरू हो गई। आपने वो कश्मीर में हुआ था, हाँ हाथरस में हुआ, वो तो पढ़ाई का, वो छोटी बच्चियाँ थी ना, वो तो कोई इतनी बड़ी लड़कियाँ नहीं थी, तो उनके साथ फिर क्यों हुआ ये सब चीज़ें, और उसको न्याय देने की जगह उनके खिलाफ ये सरकार बोलती है। नहीं, बाद में कह दिया ना उन्होंने, बचाओ बेटी बचाओ, यानी बीजेपी वालों से बचाओ। अच्छा। चीनी अहमद हो गया, वो हो गए सारे के सारे, नारा उनका दूसरा था ना, वो तो आपने देखा होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब किससे बचानी बेटी, वो तो आप सब जान गए किससे बचानी है। अच्छा, आपको लगता है जिस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसी रही है, उस देश में बेटियां भी अब सक्षम है, उनको कहिए कि वो अपने घर को बचाए। पहले हमारे देश की जो बेटियां हैं ना, वो अपना घर भी बचा लेंगी, अपने आप को भी बचाने की ताकत मैम, आप रखती एक महिला हैं, कंगना रनौत हर चीज़ पे टिप्पणी करती हैं मैम, चाहे वो बेरोजगारों को बंदर कह दिया, किसानों को खालिस्तानी कह दिया, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? कि कंगना रनावत जी ये नहीं जानती है कि वो भी एक लड़की है। जी, इसीलिए बिल्कुल ठीक है, वो नहीं जानती है। और वो जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं, एक झांसी की रानी की एक्टिंग कर लेने से झांसी की रानी नहीं बन जाते, उसके लिए मैदान में उतरना पड़ता। अगर है मैदान में तो किसानों की जो महिला है उनके जैसे काम करें, रोड में बैठ के लोगों को खाना दे, खाना खिलाओ, उन्हीं के साथ रहे, तब मानेंगे वो झांसी की रानी है। बोलना तो आसान है, करके दिखाना मुश्किल है। लेकिन वो कहती हैं कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट एक्टर है, दुनिया की सबसे बेस्ट। किसने बताया? उन्होंने खुद कहा है ट्विटर पे। तो खुद ही तो कह रही, खुद तो कुछ भी नहीं कहती तो मैं अगर बोल दूंगी भाई मैं तो दुनिया की ये हूँ, क्या बोलते हैं, विक्टोरिया बन गई हूँ और ये बन गई, तो मैं क्या बन जाऊंगी? वो खुद अपने आप को समझ रही है, दूसरे के नजरों में नहीं है, वो अपने नजरों में ही खूब बेस्ट है। बार बार नहीं बोलेगी तो उसे जेड प्लस कैसे हमारे मिलेगा? साथ आर्मी के पूर्व ऑफिसर भी हैं, उनसे बात करेंगे कि बेरोजगारी को ये किस तरीके से देखते हैं। सर, आज जो है एसएससी के बच्चे हैं, लगातार 2018 के बाद से 2021 में इनका लास्ट में भर्ती होनी थी, लेकिन उसमें आधे बच्चे निकाल दिए गए। एक चुटकुला सुना दूँ, उसी में सार समझ जाएंगे आप। एक ब्राह्मण देवता थे, पंडित जी, बड़े लालची थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, और अपना जो है द्वेष की भावना उनके अंदर थी। उन्होंने क्या किया, बाबा भोलेनाथ की तपस्या किया, पूजा किया एकदम। सही बोला। बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए, कहा मांगो भक्त क्या चाहिए, तो कहे मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दीजिए जिससे हम इससे कुछ मांगे तो हमको मिल जाए। कहा ठीक है, एक शंख दिए, शंख जो फूंका जाता है, वो शंख दिए, तो उसके साथ शर्त रखे कि भैया ये शंख अगर आपको 1 रुपया देगी तो पड़ोसियों को तो 2 रुपया देगी, जो कहोगे ही करेगी। कहा ठीक, ले आए, लीप लाप करके आंगन उंगर में गंगा जल छिड़क उड़ के हुड़ंग धुड़ंग करके उन्होंने कहा ए शंख 1 लाख रुपया दो। इनको 1 लाख दी, पड़ोसियों को तो 2 लाख दे दी, जरूरत के मुताबिक, किसी का छोटा परिवार किसी का बड़ा परिवार। कहा ठीक। दूसरे दिन 5 लाख मांगे, पड़ोसियों को तो 10 लाख मिल गए। कहा कि अच्छा तो ये लोग मलाई काट रहे, हमको 1 रुपया दे रहा है, उन लोगों को 2 रुपया दे रहा है। अच्छा रुको, ये तो शर्त है कि जो मैं कहूँगा वही करेगी। कहा ए शंख मेरा 1 पैर तोड़ दो, तो पूरे मोहल्ले के विकलांग हो गए, दोनों पैर टूट गया। कहा अच्छा अभी नहीं, अभी और लोगों को अंधेरे में रखूँगा। कहा कि अच्छा मेरी 1 आँख फोड़ दो, पूरा मोहल्ला जो है अंधा हो गया। बाबा भोलेनाथ कहे कि बड़ा दुष्ट आदमी है, ये तो पूरे देश को, पूरे समाज को विकलांग बना देगा और प्रकृति का बैलेंस खराब कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि प्रकट हुए, कहे कि देखो ये शंख को ले आके समुद्र में फेंक दो, तुम्हें वहीं से दूसरी शंख मिलेगी, उससे जो तुम मांगोगे वो तुम्ही को देगी और किसी को नहीं देगी। कहा ये बात ठीक है।
ले आके समुद्र में शंख फेंक दिया, बड़ी सी शंख उनको मिली, लाए, हुड़ंग धुड़ंग किए, पूजा पाठ करके कहा 1 लाख दो, कहा और मांगो, कहा 2 लाख दो। नहीं, सुबह से शाम तक करोड़ों खरबों में चले गए, और मांगो कहती रही। कहा अच्छा, वो शंख तो पहले दे देती थी, कहा वो देने वाली शंख थी, अब मैं ठपोर शंखी हूँ, वादा सब कुछ करूँगा, काम एक भी नहीं करूँगा, वही ये सरकार है। बाकी बेरोजगारी का आलम आप समझ लीजिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।